कितना ज़्यादा आगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी का सभी कहाँ का है? अमेरिका का है। और अमेरिका जैसे देश में वहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किस आधार पे? केवल उनके रंग के आधार पर। हालांकि विज्ञान वहाँ पर इतना आगे है, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे थे। अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी क्या करते हैं? काले लोगों से नफरत करते हैं। अब इसी तरह आप ले लीजिए अफ्रीका महाद्वीप पर, तो अफ्रीका महाद्वीप में भी नीचे वाला एरिया में काले लोग पाए जाते हैं, ऊपर वाले एरिया में गोरे लोग पाए जाते हैं। तो जो गोरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? काले लोगों से नफरत करते हैं, उनके साथ भेदभाव का काम करते हैं। जैसे हाई स्कूल में आप लोग पढ़े हैं अंग्रेजी में, नेल्सन मंडेला, वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे सॉरी, है ना। उन्हें बहुत अच्छे से वहाँ पर व्याख्या किया है कि पहले लोग जो है काले लोगों को सही नज़र से नहीं देखते थे, भेदभाव की नज़र से देखते थे। परंतु पहली बार वहाँ के कोई व्यक्ति जो काला होता है वो क्या बनता है? राष्ट्रपति बनता है। तो भेदभाव तो बेटा जी पूरा दुनिया में है, चाहे वो अफ्रीका हो जाए, चाहे वो अमेरिका जैसे विकसित देश हो जाए, सभी जगह पर भेदभाव है। चाहे वो पैसे के आधार पर हो जाए, चाहे वो रंग के आधार पर हो जाए, ठीक है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर न केवल रंग के आधार पर बल्कि जाति, धर्म और लैंगिक मामले के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कहीं पर भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है, तो कहाँ पे होता है? भारत में। और ये हमारे भारत की उपलब्धि नहीं है, ये भारत की हमारी उपलब्धि नहीं है। आप इसको भारत के ऊपर लगा हुआ एक कलंक मान सकते हैं, क्योंकि भारत के अपने ही लोग अपने ही लोगों से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। पुराने समय की अगर बात किया जाए कि भारत में जाति प्रथा आई कैसे, तो पुराने समय में ऐसा हुआ कि पहले हमारा भारत बहुत प्रिय था। भारत की जो संस्कृति है वो इस प्रकार से है कि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो भारत देश में आ जाता है तो भारत उसको अपना लेता है, उसकी संस्कृति को भी अपना लेता है और उस व्यक्ति को भी अपना लेता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या समुदाय का हो, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो। भारत में जब आता था तो भारतीय लोग उसको क्या कर लेते थे? अपना लेते थे। तो भारत की सहिष्णुता बहुत अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब समय बीतता गया तो एक जगह है चीन में, चीन के ऊपर है मंगोलिया, मंगोलिया के आसपास एरिया से आर्य समाज के लोग आए। जब ये आर्य समाज के लोग कहाँ पर आ गए? भारत में आ गए। आर्य समाज के लोग कहाँ जाते हैं? भारत में आ जाते हैं। तो आर्य समाज के लोग जब भारत में आते हैं तो यहीं से जातिवाद सबसे पहले पनपना शुरू होता है, क्योंकि आर्य समाज के जो लोग भारत में आते हैं तो भारत की सहिष्णुता को देख करके, मिलनसार प्रकृति को देख करके वो सभी दंग रह जाते हैं। और उतनी समय में ही जो बौद्ध धर्म था, अहिंसा का धर्म, वो अपनी चरम सीमा पर था। सभी राजा जो थे, अशोक जो था, सभी के मनों को परिवर्तित करने में लगा हुआ था। वो कहता था कि खून खराबा करना, हत्या करना पाप होता है। बौद्ध धर्म को सभी लोग अपना रहे थे। उसी समय लगभग 600 ईस्वी में आर्य चल करके आ जाते हैं कहाँ पे? भारत में। जब भारत में आ जाते हैं तो इन्होंने ही पहली बार जातिवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। अब जब ये आते हैं तो भारत की जो भारतीय जो समाज है, जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज को लोगों ने मनगढ़ंत किताबों के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। कहा भैया हमारे पास एक किताब है और इस किताब को किसने लिखा है? तो भगवान ने लिखा है। इस किताब को किसने लिखा है? भगवान ने। और भगवान ने इसमें क्या कहा है कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो 4 आधार पर क्या कर दिए जाएं? बांट दिए जाएं। उसमें ऐसी प्रथा थी कि एक ब्रह्मा जी करके देवता हैं, उन ब्रह्मा जी के जो है मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म होता है, पेट से वैश्य का जन्म होता है और पैर से शूद्र का जन्म होता है। ऐसे मनगढ़ंत कहानियों को बना करके हमारे प्यारे भारतीय समाज को क्या कर दिया गया भैया? 4 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग कौन सा हो गया? ब्राह्मण। दूसरा कौन सा हो गया? वैश्य।
तीसरा कौन सा हो गया? क्षत्रिय। और चौथा कौन सा हो गया? शूद्र। और शूद्र की श्रेणी में किनको रखा गया? जो भारत के मूल निवासी थे, यानी कि मेनली भारत जो देश है वो इन्हीं लोगों का था, मूल निवासियों का। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? काहे कानून का हंसी छूट रहा है? काहे? क्या छोड़ो जाने दो, आगे देखो कहानी को। तो ये शूद्र को भी क्या कहें? भारतीय समाज को कितना भागों में बांट दिया भैया? 4 भागों में। और सबसे ऊपर को कोई किसको रख दिया गया? ब्राह्मण को। सबसे ऊपर कहा कि जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुख से पैदा हुआ है, मुंह से पैदा हुआ है, इसलिए ब्राह्मण कहाँ रहेगा? सबसे ऊपर रहेगा। समझ में आ गया? और ये जो है ये मेहनत मजदूरी करेंगे, बर्तन उर्तन बनाना, गाय का चमड़ा या फिर किसी का चमड़ा खलियाना, या फिर छोटे छोटे काम करना, जैसे कपड़ा सिलना, जूता सिलना, कपड़ा धोना। समझ में आ गया? किसानी करना, खेती करना, कौन कर रहे हैं? शूद्र। क्षत्रिय का काम क्या है? केवल लड़ाई करना, ये सब लड़ाई करेंगे केवल, और कुछ भी काम नहीं करेंगे। ये जो वैश्य है, ये वैश्य केवल क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, इनके इसके अलावा और कोई काम इनको नहीं है। और ये जो ब्राह्मण है ये कुछ नहीं करेंगे, ये केवल पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे और इन सभी से पैसा लेंगे। बात समझ में आ गया? तो धीरे धीरे करते 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 ये इस प्रकार से जो है आगे बढ़ गया भारत में कि लोग इन शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखने लग गए, घृणा की दृष्टि से। अभी वर्तमान समय में शूद्र में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी। एससी, एसटी और ओबीसी ये तीनों किस कैटेगरी के लोग हैं? शूद्र हैं। समझ में आ गया? अब ये लोग इनके साथ कोई भी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जैसे ना तो ये रखते हैं ना तो ये रखते हैं। ये इनके यहाँ जा कर के पानी नहीं पिएंगे, इनके यहाँ जा कर के खाना नहीं खाएंगे। ये पुराने समय की बात है, आज के 70 साल पहले, 100 साल पहले की बातें हैं। इतनी प्रकार से इतनी जातिवाद की जो जड़ें हैं, समझिए बात को, जातिवाद की जो जड़ें हैं वो भारत में इतनी मजबूत थी आज के 100 साल पहले, इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि इन लोगों को कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता था। सारा मेहनत मजदूरी ये करते थे शूद्र, और केवल ऊपर लेवल का मलाई खाने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण वैश्य। बात समझ में आ गया? और यहाँ पर भी देखिए, इस देश की दुर्दशा देखिए, लगभग 3000 साल, 3000 सालों तक लगभग शिक्षा पर केवल और केवल किसका अधिकार है? ब्राह्मण पर। यानी कि ये जो है ना शूद्र, ये शूद्र केवल खेती करेगा, चमड़ा का काम करेगा, कपड़ा सिएगा, कपड़ा धोएगा, जूता सिएगा, ये सब काम करेगा, वो पढ़ लिख नहीं सकता है। जो क्षत्रिय है वो केवल लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, युद्ध के मैदान में जाएगा, मरेगा, कटेगा, जिएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा। वैसे केवल व्यापार करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। पढ़ाई केवल कौन करेगा? ब्राह्मण। ऐसे करके हमारा भारत जो है बटा हुआ था। और ये किस आधार पे बांटा गया था? तो ये भैया वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था, इसको क्या कहा गया? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मानना है कि सभी लोग कहाँ से पैदा हुए हैं? ब्रह्मा से। बात समझे? अब आप साइंस लगाइए, आपने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है ना, आपने प्रजनन भी पढ़ा है, मैंने एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया है। प्रजनन कैसे होता है आप सभी को मालूम है। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी के हाथों से जो है इंसान पैदा हो जाए, किसी के मुख से इंसान पैदा हो जाए, किसी के पैरों से इंसान पैदा हो जाए? ये बात सत्य है। आप एक बायोलॉजी के साइंस के स्टूडेंट है, कभी इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन ये मनवाया जाता है, भारत में मनवाया जाता था। कितने हजार सालों तक? लगभग 5000 सालों तक मनवाया गया लोगों से कि आप पैर से पैदा हुए हैं, इसीलिए आप बड़ी जाति नहीं हैं, आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं, आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से जातिवाद की जड़ें भारत में जुड़ी हुई थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये था जाति का ओरिजिन, कि जाति भारत में कैसे आया, इस प्रकार से आ गया। मूल निवासी हम लोग कौन है?
हम ही लोग हैं, SC ST OBC वाले ही हम लोग क्या है भैया, मूल निवासी, बाकी सब मूल निवासी नहीं है। आज भी आप ब्राह्मणों का DNA टेस्ट करा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि भारत के किसी भी व्यक्ति से उनका DNA मैच नहीं करेगा, वो कहीं और के हैं सब। बात समझे? कहानी को आगे लेकर चलते हैं। अब ऐसे करके जब समाज हमारा 4 भागों में बंट चुका था, अब धीरे धीरे करके जातिवाद की जड़ें भारत में और मजबूती से फैलने लगी। जातिवाद की जड़ें भारत में धीरे धीरे करके और मजबूती से फैलने लगी। इस प्रकार मजबूती से फैल गई भारत में जातिवाद की जड़ें कि भैया अब तो वर्तमान समय में भी तो इसका आप फर्क देख सकते हैं। इसका उदाहरण आपको आज भी रोज देखने को मिलेगा। कैसे? आप अगर गुप्ता हैं, है ना, तो आप कभी भी यादव समाज में शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप कभी भी भारतीय समाज में शादी नहीं करेंगे। आप कभी भी धोबी के यहाँ शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि वो हमसे छोटी जाति है या फिर हमारी जाति का नहीं है। ऐसा होगा? होगा भैया। तो कास्ट सिस्टम आज भी चल रहा है। समझ में आया? जिन्होंने बनाया उनके यहाँ तो कोई लेना देना नहीं है कास्ट सिस्टम से, लेकिन जो इसके शिकार हो गए हैं उनके लिए बड़ी दुविधा है। बात समझ गए? अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अभी आप 100 साल पहले चले जाइए, 100 वर्ष पहले का भारत देखिए आप। शोर नहीं, 100 वर्ष पहले का भारत, हमारा ये अलग से टॉपिक ही है। 100 वर्ष पहले का भारत, 100 वर्ष पहले के भारत की आप दुर्दशा देखिए किस प्रकार से है। वहां पे भारतीय समाज को आपको पता है कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में। अब यहाँ पर SC ST OBC को दबा के रखा जा रहा है। बाकी जो है वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन जो चौथा वर्ग आ गया अपना शूद्र वर्ग, इस शूद्र वर्ग को कोई पूछ नहीं रहा है। इस शूद्र वर्ग में कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी नहीं देना चाहता है, ना तो यहाँ से अपनी बहू को लाना चाहता है, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि हालत इस प्रकार बेकार थी शूद्रों की आज के 100 साल पहले कि अगर कोई शूद्र है तो भैया उसके गले में ऐसे हांडी हुआ करती थी, ऐसे करके गले में क्या हुआ करती थी? हांडी, और उसके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि जब वो चले और उसको थूकना हो तो वो कहाँ थूके? उसी हांडी में थूके, और जहाँ जहाँ से चले तो उसके पैरों के निशान इस झाड़ू से क्या हो जाए? मिट जाए, कि यहाँ पर कोई शूद्र आया था। बात समझ में? ये अपने प्यारे भारत की कहानी है 100 साल पहले की। अब ये 100 साल पहले ऐसे करके, अब यहाँ पर भैया क्या कहानी है कि ये जो शूद्र है, जो SC ST OBC के लोग, इनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। तालाबों में से, जिस तालाब से, जिस कुएं से गांव के सभी व्यक्ति पानी पीते हैं, वहां पर इन शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जाता है। मजबूरी में ये सब इधर उधर भटकते हैं, खेती करने का अधिकार नहीं ऐसे करके अभी भी 100 साल पहले का भारत था। यहाँ पर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन था, इस प्रकार से जातिवाद को बढ़ावा मिला हुआ था कि लोगों को पढ़ने के लिए तो दिया ही नहीं जाता था। अगर कोई भगवान का नाम भी ले लेता था, जो आज जबरदस्ती लोग बुलवाते हैं, जय श्री राम कुछ भी कराते हो, जबरदस्ती बुलवाते हैं ना, पहले यही लोग थे, ऐसे ही लोग थे, ऐसी मानसिकता के लोग थे, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग थे। अगर कोई शूद्र व्यक्ति भगवान के नाम को ले लेता था तो उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, उसकी जबान को काट दिया जाता था। अगर कोई शूद्र गलती से भगवान के नाम को सुन लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था ताकि वो दोबारा सुन न सके। इस प्रकार से जातिवाद भारत में खतरनाक था। बात समझे? अब यहाँ पर जब जातिवाद खत्म करने की बारी आई तो जब देश आज़ाद हुआ, देश जब आज़ाद होने वाला था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो पढ़ाई कर रहे थे लंदन में। ठीक, अब जब लड़ाई शुरू करने की बारी आई तो जितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन पढ़े लिखों की फौज बनने लगी कि भैया यहाँ पे इकट्ठा हुई और आपको देश को क्या कराना है? आज़ाद कराना है। तो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास भी गए वहाँ पर क्या करने के लिए कि भैया चलिए हमारे साथ
आज़ादी की लड़ाई लड़िए। इन्होंने कहा ठीक है हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि भारत में स्वतंत्रता सबको मिलेगी, जातिवाद से भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। लोग वापस आ गए और आकर के बाबा साहब को गद्दार कहने लगे। अब उनका नज़रिया था, वो लोग क्या कहने लगे बाबा साहब को कि ये गद्दार है, इन्होंने देश की आज़ादी में भूमिका नहीं निभाया। लेकिन वो चाहते थे कि आज़ादी अगर अंग्रेजों से मिले तो सभी को मिले। बात समझे कि नहीं समझे? अंग्रेजों से आज़ादी सभी को मिले, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब 100 साल पहले का भारत कैसा था समझ में आ गया? उसके बाद समय आता है 1947। 1947 के बाद का भारत या के समय का भारत। अब 1947 के पहले के भारत में देखिए क्या कहानी है। यहाँ पर आगे आते हैं कौन? महात्मा गांधी। सबसे पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर, हम सीधे लिख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर। उसके बाद कौन है भैया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ऐसे करके कई महापुरुष हैं जो सामने आते हैं और कहते हैं भैया भारत में जो छुआछूत की समस्या है, जो जाति प्रथा है, उनके क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो कहते हैं भैया कि जातिवाद को एकदम क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि जातिवाद तो रहेगा सर, छुआछूत को खत्म कर दिया जाए, भेदभाव को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। ये बात ऐसे करके दोनों में कई बार बहस भी हुआ था। ऐसे करके ये कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे करके। जब देश आज़ाद हो जाता है तो जब संविधान बनाने की जिम्मेदारी आती है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान बनाते हैं आज़ादी के बाद। इसमें संविधान लागू हो जाता है आपको कब भैया? 1950 में। 1950 में संविधान क्या हो जाता है? लागू। अब ये जब संविधान लागू होता तो संविधान बनने के पहले बाबा साहेब ने संविधान में एक आर्टिकल डाला। उस आर्टिकल का नाम है भैया कितना? आर्टिकल को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं और उस अनुच्छेद का नाम है कितना? तो अनुच्छेद 14। ये वहाँ पर इन्होंने डाल दिया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 14 जैसे ही इन्होंने डाला तो भैया देश के जो ब्राह्मण थे, जो ऊंची जाति वाले लोग थे, उनके पेट में चुल मचने लगी। अरे ये तो खा डाल दिए, ये खा डाल दिए। लोग तो इससे क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। छुआछूत इससे क्या